हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। आज के इस सेशन में सभी लोगों का स्वागत है और हम लोग कवर करेंगे आगे के टॉपिक्स को। मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे की ओर हम लोग चलते हैं। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में जाना था और साथ में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग फोर्स की डायरेक्शन पता करते हैं। ठीक है, मैग्नेट बनती है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। उसकी डायरेक्शन कैसे पता करते हैं ये भी हम लोग सीख चुके थे। आज हम लोग जिस टॉपिक पर आ रहे हैं वो कुछ और नहीं है, बस मूविंग चार्ज ही है। जरा सोचिए, मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, चलता है किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड में, तब क्या होता है कि ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड में जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है उसमें अगर किसी चार्ज को आप एंट्री कराते हैं तो चार्ज मूव करता हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का रीजन बनता है और वही मूविंग चार्ज फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट के रूप में एक मैग्नेटिक फील्ड खुद की क्रिएट करता है। वो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड मैग्नेटिक फील्ड से जब इंटरेक्ट होती है तो फोर्स लगता था। तो अभी तक एक सिंगल चार्ज था, एक सिंगल पार्टिकल था जो चार्ज था और वो हम लोग एंट्री करा रहे थे मैग्नेटिक फील्ड में। बट अब क्या हो रहा है, अब हम लोग पूरा कंडक्टर रख दिया है, हम लोगों ने पूरा कंडक्टर रख दिया है मैग्नेटिक फील्ड में, पूरा कंडक्टर। और पूरे कंडक्टर में अब कई सारे चार्ज्ड पार्टिकल्स एक साथ मूव कर रहे हैं, मतलब कहने का करंट फ्लो कर रही है। सपोज दैट, तो करंट फ्लो कर रही है। अब हम लोगों को ये बताया गया है और हम लोग जानते भी हैं शुरू से कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है किसी कंडक्टर में तो उसमें से चार्ज्ड पार्टिकल्स, मतलब वेरी स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स, उन पर भी ऑब्वियस सी बात है चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स पर कंबाइंड एक फोर्स लगेगा। जब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा तो हम ये कह सकते हैं कि कंडक्टर पर फोर्स लगने लगेगा और कंडक्टर जब फोर्स को रियलाइज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज पता चल जाएगी कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये देखते हैं कि कंडक्टर पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, पहली चीज तो ये जान लीजिए कि जैसे कोई कंडक्टर होता है, जैसे ये मान लीजिए कि कोई तार है बिजली का, कोई तार है बिजली का, इसका अगर 1 मीटर क्यूब अगर वॉल्यूम अगर हम काट लें वायर का, कहने का मतलब इसका टोटल वॉल्यूम अगर 1 मीटर क्यूब हो तो इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है होंगे ही होंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होंगे हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और जरा सोचिए कि अगर हम तुमसे कहें कि इतने वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सो दिस विल बी द टोटल चार्ज। क्लियर, ये तुम्हारा टोटल चार्ज हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, अगर हमने ये कोई कंडक्टर ले लिया ज्यादा लंबाई का, मान लेते हैं ये कंडक्टर हमने ले लिया, ये तार है बिजली का, इसकी लंबाई है L और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, एंड दिस विल बी द टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर। और इस पूरे चालक का जो आयतन होगा वो A इंटू L हो जाएगा। हमको पता है कि इसके 1 मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन है, तो इसके टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हो जाएगा n इंटू टोटल वॉल्यूम। और टोटल वॉल्यूम तुम्हारा कितना है, A इंटू L, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, n इंटू A इंटू L। टोटल चार्ज कितना हो गया, इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, काम खत्म। इस तरीके से हम लोग टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जरा एक बार देखते हैं यहाँ भी कि कैसे ये चीजें कैलकुलेट होती हैं। तो जरा आप लोग देखिए जरा ध्यान से यहाँ पर, हाँ आप लोग जरा ध्यान से स्क्रीन पर देखेंगे तो आप ये देखेंगे, सबसे पहली चीज आपसे हेडिंग में कह रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, किसी धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल। मैंने आपको अभी ये चीज बता दी
कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स क्यों लगता है और कैसे लगता है, ये चीज मैंने आपको अभी बता दी। ठीक है, तो कह रहा है कि कंसीडर अ रॉड ऑफ ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। मान लेते हैं कि ये कोई भी एक मेटालिक कंडक्टर है, एक कोई धातु का चालक है जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल a है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है और इसकी लंबाई है तुम्हारी n और लंबाई है तुम्हारी l, ठीक है ना, स्मॉल l। आपसे बाद में ये कह रहा है कि अज्यूम, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स एज मोबाइल कैरियर्स। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गतिमान आवेश वाहक होते हैं, ठीक है ना, मतलब मोबाइल चार्ज करियर्स, यही इलेक्ट्रॉन्स जो मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं ये चार्ज करियर के रूप में काम करते हैं। दूसरा कह रहा है कि नंबर डेंसिटी ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स टू बी n। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज number of electrons per unit volume, number of electrons per unit volume, ठीक, and this is n। okay, now suppose that अगर हम लोग बात करते हैं टोटल चार्ज, अब जैसे कि अगर हमने ये मान लिया कि या इसका जो टोटल वॉल्यूम होगा, ओके, तो इसका जो टोटल वॉल्यूम होगा वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, इसका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा तुम्हारा A इंटू एल। ओके, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वॉल्यूम, ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, इन दिस कंडक्टर, इस चालक में टोटल इलेक्ट्रॉन तुम्हारे कितने हो जाएंगे, इस चालक में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल, वो हो जाएंगे तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं n, और टोटल वॉल्यूम तुम्हारा कितना है A इंटू एल। तो ये तुम्हारे टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। तो यहां पर मैं लिखता हूं टोटल चार्ज टोटल चार्ज इन कंडक्टर, इसमें टोटल चार्ज कितना है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा n इंटू ए इंटू एल इंटू ई, तो ये तुम्हारा टोटल चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो Q लिखा है एक्चुअल में यहाँ पर E है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर E जो है ना, E की जगह पर हम लोग Q मान सकते हैं कि E इलेक्ट्रॉन के चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है दिस इज Q, और इसी को E भी लिखा जा सकता है ऐसे करके, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज है, तो हमने यहाँ पर ये चीज लिख लिया। तो कह रहा है कि टोटल चार्ज, एक्चुअल में यहाँ पर ये चीज टोटल चार्ज है, दिस इज टोटल चार्ज, ठीक है ना। तो टोटल चार्ज तुम्हारा हो गया n इंटू ए इंटू एल इंटू क्यू, एन दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड ए इंटू एल दिस इज द वॉल्यूम, एंड क्यू इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ओके, अच्छा, बाद में तुमसे कह रहा है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी बी है, ठीक है। इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, सपोज दैट, कैसे रखा गया है देखिएगा जरा। तो यहाँ पर ऐसे करके इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। अब आप जरा ध्यान से देखेंगे, ऐसे करके देखेंगे तो हम लोग इसको ऐसे करके लिखेंगे, हाँ, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हम लोग देखेंगे जो फोर्स होता है, फोर्स हम लोग लिखते हैं फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू, हम लोग लिखते थे ना फोर्स इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाय वी क्रॉस बी, ये हमारा जो फॉर्मूला होता था। तो यहाँ पर क्यू की जगह पर ये है NaL इंटू क्यू, दिस इज द टोटल चार्ज इन द कंडक्टर। इस कंडक्टर में टोटल चार्ज तुम्हारा कितना है वो हम लोगों को पता चल गया है, दिस इज NaL इंटू क्यू। और यहाँ पर जो वेलोसिटी है चार्ज की, इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं, आपको पता है, मैं आपको बता चुका हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं। सो यहाँ पर वेलोसिटी की जगह पर हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूज करेंगे d इंटू बी, और बी तुम्हारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अच्छा, एक चीज जानिएगा, जो तुम्हारे Vd है ये तुम्हारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। हम लोग जानते हैं कि I इज इक्वल टू जे इंटू ए। अब आप जे पूछेंगे कि जे क्या है,
जे है इसे हम लोग करंट डेंसिटी बोलते थे, याद करिए, जे इज द करंट डेंसिटी। ओके, सो जे इज द करंट डेंसिटी, और जे जो है ना वो तुम्हारा इस तरीके से लिखा जा सकता है N इंटू क्यू इंटू वी डी। हम लोग जानते थे कि I इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, I बराबर NaVd इंटू ई। ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हम लोगों ने ई की जगह पर क्या लिखा हुआ है, ई की जगह पर क्यू लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग अगर I अपॉन ए कर देंगे, I अपॉन ए, तो I अपॉन ए की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी, N इंटू वी डी इंटू क्यू। ओके, सो दिस विल बी the value I upon A, this will be equal to N into Vd into Q, N into Vd into Q। तो यहाँ पर आप जरा एक चीज जरा ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर जरा आप लोग एक चीज ध्यान से देखिएगा, A इंटू एल को हम लोग एज इट इज ऐसे ही रहने दें तो J क्रॉस B हो जाता है तुम्हारा, क्योंकि J की जो वैल्यू आती है N इंटू क्यू इंटू वी डी, तो यहाँ पर N इंटू क्यू इंटू वी डी, तो ये तुम्हारा हो जाता है J, करंट डेंसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, तो J इंटू ए, दिस इज एक्चुअली I। ओके, तो J इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर J इंटू ए, J into A, this is the current density and into area, this is equal to I। तो ये चीज हम लोग यहाँ पर ऐसे करके देख सकते हैं, और ये हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे I और तुम्हारा L। ओके, दिस इज L क्रॉस B। तो तुम्हारा यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाता है I इज इक्वल टू L क्रॉस B। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अब आप सोचेंगे कि ये साइन थीटा कहाँ से आ गया, ये साइन थीटा इसलिए आ गया क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा ही होता है। और यहाँ पर ये थीटा क्या है, एक्चुअली में कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है ना। कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में डायरेक्शन क्या बनी हुई है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये वही थीटा है। सो थीटा इज the direction is the angle between the conductor and magnetic field, or we can say that this is the direction between the length of the conductor and the magnetic field, ठीक है। तो ये हो जाता है तुम्हारा तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं फोर्स ऑन अ कंडक्टर, फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर which has been placed in an external magnetic field, the current in the conductor is I। ओके, तो यहाँ पर ऐसे करके हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ये कहाँ से क्या चीज निकल करके आई है। दिस इज वेरी सिंपल एक्चुअली, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, चलिए, तो ये तो तुम्हारा एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप ध्यान से देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। कह रहा है कि स्ट्रेट वायर ऑफ 200 ग्राम, ये 200 ग्राम का एक वायर है, 200 ग्राम का एक वायर है, और 1.5 मीटर इसकी लंबाई है, 1.5 मीटर्स, कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर्स, ठीक है ना। तो ये तुमसे ये कह रहा है कि ये 2 एम्पियर की एक करंट लेके टहल रहा है, मतलब बैठा हुआ है, और 1.5 एम्पियर, ये 200 ग्राम का इसका मास है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, दिस इज M इज इक्वल टू, आई मस्ट राइट लाइक दिस, दिस इज M इज इक्वल टू 200 ग्राम्स, 200 grams। okay, so M is equal to this is 1/5 kg। okay, and we all know that gravitational acceleration is equal to 10 meters per second square, 10 meters per second square। okay, now the length of the wire is this is equal to 1.5 meter, this is 1.5 meter, and current this is equal to 2 ampere। okay, this is equal to 2 ampere। okay, now so here we can see that the magnetic field is just inside this plane। okay, magnetic field is perpendicular to this plane, and the electric wire has been placed like this। it means the angle between the electric wire and the magnetic field is 90 degree। ओके, इलेक्ट्रिक वायर ऐसे रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ऐसे करके जा रही है, तो इन दोनों के बीच में
90 डिग्री का एंगल है। अच्छा, अब दूसरी चीज ये है कि कह रहा है आपसे कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? ओके, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड? ओके, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको पता करनी है और कह रहा है कि ये तार इसका हॉरिजॉन्टल ही बना रहे ऐसे करके, मतलब उठा रहे ऊपर, तो इसकी बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो देखिएगा, सबसे पहली चीज तो ये है कि हम लोग ये पता करें कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है। क्या होता है कि किसी तार को किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग इस तरीके से रख सकते हैं, अगर इस कमरे में मेरी छत में ऊपर चुंबक हो, छत में ऊपर चुंबक लगी हो, नॉर्थ पोल छत में हो, साउथ पोल जमीन में हो, तो नीचे की ओर ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल कमरे में नीचे की तरफ जाएगी, जैसे ऊपर से अगर कोई शॉवर लगा हुआ हो और पानी की बूंदें बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही हो, तो मैग्नेटिक लाइंस इस तरीके से नीचे जाएंगी। अगर हम कोई कंडक्टर अगर कमरे में ऐसे करके अगर हम रख दें, तो कंडक्टर हवा में ऊपर उठा रहेगा और लोगों को जादू नजर आएगा। ठीक है ना? ऐसा इसलिए पॉसिबल होगा क्योंकि हम क्या करेंगे, ये जो हवा में तुम्हारा ये जो लटका हुआ वायर है, एक्चुअली में इसका वेट नीचे काम करेगा, मगर मैग्नेटिक फील्ड इस पर ऊपर की ओर फोर्स लगवा देगा। मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऊपर की ओर ऐसे करके फोर्स लगवा देगा, तो जब ऊपर की ओर फोर्स लगवा देगा तो ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स और नीचे की ओर लगने वाला वेट, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। तो ऐसा ये चीज पॉसिबल हो सकती है। हालांकि हाँ, तो ये चीज है, ठीक है ना? तो ऐसे करके हम लोग इसको ऐसे करके कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारी करंट जा रही है और ये तुम्हारा ऐसे करके ये है। तो हम लोगों को फोर्स की जो डायरेक्शन हम लोगों को पता होती है, फोर्स जो हम लोगों को पता होता है, तो हम लोगों को पता होता है कि I इंटू एल इंटू क्रॉस इंटू एल क्रॉस बी। तो यहाँ पर लेंथ इंटू बी, लेंथ एक्चुअली लेंथ की जो डायरेक्शन है वो कहने का मतलब है कि करंट की डायरेक्शन से। तो एक बार यहाँ पर देखिएगा, ये तुम्हारी करंट है, करंट के डायरेक्शन में उंगलियों को रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड ठीक नीचे है। तो ऐसे करके हम लोग ऐसे करके, जरा ध्यान से देखिएगा, ऐसे करके हम लोग उंगलियों को रखेंगे ऐसे करके, ठीक है ना? सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट एक्चुअली। ओके, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, सो एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो when we calculate the cross value, okay, when we take the direction or when we calculate the cross product of L cross B, then we will say that L cross B. Okay, so this is the current actually. Okay, and or we can say that this is the direction of the charge also. So charge Q, okay, this is the direction of the motion of the charge. If the charge is moving in this direction, it means the velocity of the charge is in this direction. Okay, so V cross B, V cross B, V cross B. So here we can see that the direction of the force is vertically upward. This means this thumb will show the direction of the force. Okay, this thumb will show the direction of the force. It means the direction of the force will be like this. इसका मतलब फोर्स जो होगा, फोर्स की डायरेक्शन तुम्हारी इस तरीके से होगी, ये वाली, ठीक है ना? ये और ये तुम्हारा mg होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज बड़ा इजीली देख सकते हैं कि जो तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स होगा, ओके, सो जो यहाँ पर तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स होगा Fm, this will be balanced by mg. Okay, so this force will be balanced by mg. This force will be balanced by mg, and this magnetic force, this will be equal to ILB. This is ILB sin 90 because the angle between the conductor and the magnetic field is 90 degree. That's why the angle sin 90, this will be equal to 1, and the mass of this conductor has been given is 1 by 5 kg. It means this will be 1.5 kg, and the gravitational acceleration, this is 10. Now you can see that this will get cancelled out by 2 times, and now I into L into B, the value of current is 2 ampere. Okay, so 2 into
length is 1.5 meters. Okay, this is 1.5. Okay, now the b will be equal to 2. Okay, so now here you can see that this 2 will get cancelled by this 2 very easily. Okay, so the b will be equal to 1 upon 1.5. Okay, 1 upon 1.5 Tesla. So this will be the correct answer. Okay, in this way we can easily calculate the value of the magnetic field, and such type of questions are very interesting questions, and you, whenever you solve this kind of questions, then obviously you get your confidence get boosted up. Okay, so that's why you just need to continue practice. Okay, and first of all, whenever you face any such type of question, then just observe that question very carefully. Okay, read that question very carefully and then find out the data which has been provided in the question, and then write the data in the question. Okay, and then after just start recalling the formula by which you can easily calculate. Okay, by which you can easily calculate the value of the magnetic field. Okay, there will be many formulas in your mind, but you will have to search one formula or two formula. Okay, if any two formula or three formula are being used in any question, then you must know the sequence of the formulas by which you will get the final answer. Okay, you must know about that, which formula will be used first, and then and then the formula and then which one will be used at the second step, and which formula will be used in the third step, which will lead to the final answer. Okay, so this will come just after you will do the practice many times. Okay, so just go and search the questions, such type of questions in your physics book, and I'm sure that you will get many questions, and you will be able to solve such type of questions. Okay, so this is nothing but the total game is of the direction of the force. Okay, so direction of the force, nothing, as well as such type of questions may be framed by using the vectors also. Suppose that if I give you a question having the magnetic field in vector form, like 4i plus 5j Tesla, like that. Okay, then this question can also be made difficult. Okay, so that's why it is very much required for you to just memorize all those formulas in with the vector form. Okay, now so we will move to an you can see that the total solution of that question has been given in the same manner. Okay, total question has been given in the same manner. Okay, so this is the same thing. Now we will move to the another concept. Okay, guys, this concept I have already explained to you, and we all know that this is nothing but the direction of in this theory. You just have to find out the direction of the force on the moving charge. Okay, always remember one thing: when a particle experiences a force which is perpendicular to its velocity, the particle will always move on the circular path. Particle will starts moving on circular path. If the force acting on any particle is perpendicular to velocity, then the particle will start moving on the circular path. Okay, always remember one thing. I have already told you in the class 11 that when the force is perpendicular to the velocity, then obviously this particle will start moving on the circular path. Okay, when this particle will start moving on circular path, it will experience a force which will the direction of that force will be towards the center of this circle, and such type of force is known as the centripetal force. Okay, and that centripetal force is actually balanced by which? Balanced by the magnetic force. Okay, so the balanced by the centrifugal force. Okay, and that centripetal force is actually nothing but will be taken from the magnetic force. Okay, so this centripetal force
this centripetal force. Who will provide the centripetal force? Yes, the magnetic force is acting as a centripetal force. It means the centripetal force is acting as a magnetic force is acting as a centripetal force, and that's why we can say that QVB and QVB is equal to mv square by r, because we all know that for the continuous circular motion mv square upon r occurs. Okay, so this force get balanced by this force, and this force is equal to q into v into b. Okay, sin 90 is equal to 1. Okay, so that's why these two values will be balanced, and in this way we can just cancel out the values of v, and q into b, this will be equal to mb upon r, and hence we can easily calculate the value of r, that will be equal to mb upon qb. Okay, so guys, I have already explained this concept in the previous lecture. You can watch that. Okay, so now here we can see that this is the same thing. F is equal to QVB. And this is F is equal to mv square by r, where r is the radius of the circular path on which the charge starts moving. Okay, so these two forces get balanced. Okay, now the v get cancelled by v, and r is equal to mv upon qv. Here r, radius of this path, can also be written as the momentum and upon q into b. Okay, so this is the radius of the path. This is the radius of the circular path. Suppose that if you have been given the velocity of the particle, then obviously we all know that v is equal to r into omega. This is the formula from the circular motion. Then obviously you can find out the velocity. This is omega is 2 pi f into mv upon qv, and then you can just easily calculate the frequency of rotation. This is equal to nu, and qv upon 2 pi m. Okay, you can easily calculate it from that formula. Okay, so now, yes, this was the special case was remaining actually in my theory in the previous lecture. ये वाला जो टॉपिक था, ये वाला टॉपिक लास्ट लेक्चर में रह रहा था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि अगर कभी भी कोई भी चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर 90 डिग्री पर एंट्री ना करे, वो किसी थीटा डिग्री पर एंट्री करे, तब क्या होता है। तो किसी थीटा डिग्री पर अगर वो एंट्री करता है, तो हमने आपको बताया था कि उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं। तो उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर तुम्हारा ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल के तुम्हारे दो कंपोनेंट हैं। जैसे ये वाली तुम्हारी यहाँ पर वेलोसिटी दिखाई गई है, जैसे देखिएगा जरा ध्यान से यहाँ पर, हाँ, जैसे ये यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इस वेलोसिटी, ये वाली तुम्हारी ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी तुम्हारी दी गई है, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट तुम्हारा ऐसे करके है, एक ये वाला कंपोनेंट है ऐसे करके, ठीक है, और एक तुम्हारा ये कंपोनेंट है ऐसे करके, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ठीक है। ये वाला तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा, इस पर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा, बिकॉज वी ऑल नो दैट कि अगर चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में अगर एंगल 0 डिग्री है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ऐसे केस में इस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, वो अपनी वेलोसिटी से आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि चार्ज ऐसे भी बढ़ेगा, मगर ऐसे बढ़ने का रीजन कौन होगा, ऐसे बढ़ने का जो रीजन होगा वो होगा तुम्हारा वेलोसिटी, ठीक है, वो होगा तुम्हारा वेलोसिटी। अच्छा चलो ठीक है, ये चीज हमें पता चल गई कि यहाँ पर तुम्हारा वेलोसिटी इसका एक रीजन हो जाएगा, ठीक है। जो परपेंडिकुलर वाला तुम्हारा जो फोर्स होगा, परपेंडिकुलर वाली जो वेलोसिटी होगी, ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी, देखो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी ऐसे करके है और इसके परपेंडिकुलर तुम्हारी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी कभी भी। आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू दैट कि मैग्नेटिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलरली अगर कोई पार्टिकल, अगर चार्ज पार्टिकल अगर एंट्री कर रहा है, तो वो सर्कुलर पाथ पर मोशन करेगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये इसको सर्कुलर पाथ पे नचाने की कोशिश करेगा, मतलब कोशिश ही नहीं बल्कि मोशन कराएगा।
तो this velocity component, actually this is the perpendicular velocity component. Perpendicular velocity component will be the reason for this charge to move on the circular path. Okay, but this horizontal component, it means the parallel. This is the parallel velocity vector. Parallel velocity vector means parallel to which quantity? Actually parallel to magnetic field. Okay, so this velocity component will lead to the motion along the magnetic field. Okay, so that's why the combined motion, this charge will perform combined motion, translational plus circular, and this will become helical. This will become helical like this. इसको हिंदी में बोलते हैं सर्पीकार या सर्पीला. इस तरीके से ऐसे करके ये स्प्रिंग नुमा आगे की ओर बढ़ेगा. तो ये चार्ज जो होगा वो कुछ इस तरीके से आगे की ओर बढ़ेगा, जैसे पहले CFL आया करती थी इस तरीके से जलेबी आकार की, है ना. तो ये इस तरीके से जैसे किसी बल्ब में चूड़ियां बनी होती हैं ऐसे करके, है ना, टाइट करने के लिए. तो इस तरीके का इसका पाथ होगा हेलिकल. एक सर्कुलर रिंग से एक सर्कुलर रिंग से दूसरे सर्कुलर रिंग के बीच की जो डिस्टेंस होती है, एक सर्कुलर रिंग से दूसरे सर्कुलर रिंग के बीच की जो डिस्टेंस होती है इस तरीके से, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, हम लोग इसको बोल देते हैं क्या? इसको हम लोग बोल देते हैं पिच. क्या बोल देते हैं? इसको हम लोग बोल देते हैं पिच. ठीक है ना. हाँ, इसको हम लोग बोल देते हैं पिच. ठीक, इसको हम लोग बोल देते हैं पिच. सो दिस पिच इज नथिंग बट द horizontal separation between the two circles actually. Okay, so this is the horizontal separation, and this horizontal separation can easily be calculated with the horizontal velocity component and the time taken. तो एक चक्कर से दूसरे चक्कर को कंप्लीट करने के बीच में इस दौरान एक पूरा टाइम पीरियड लग जाता है. जो पूरा टाइम पीरियड, जैसे यहां से चला ऐसे करके आया और यहां पर पहुंच गया, तो ये वाली जो डिस्टेंस हुई ऐसे करके, ठीक है. तो इस दौरान पूरा एक टाइम पीरियड खपत हो जाता है. टाइम पीरियड बोले तो कैपिटल टी, और कैपिटल टी हम लोग इजीली जान चुके हैं पीछे कैसे निकालते हैं. ठीक है, तो पिच हम लोग इसी तरीके से ऐसे करके निकाल लेंगे. सो ये तुम्हारा वेलोसिटी v पैरेलल है, ठीक है ना, v पैरेलल, और यहाँ v पैरेलल. ओके, और ये है तुम्हारा t बराबर 0 से लेकर के, और ये तुम्हारा t बराबर t तक. ओके, सो दिस पिच विल बी इक्वल टू v पैरेलल मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल T. ओके, दिस कैपिटल T. सो दिस विल बी द फॉर्मूला. ओके, तो ऐसे करके हम लोग इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. और इसकी जो रेडियस है, इसकी जो सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है, वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हमको सर्किल के बारे में जानना पड़ेगा, आई मीन सर्कुलर पाथ पर जाना पड़ेगा. तो सर्कुलर मोशन कौन करवा रहा है? परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट. इट मींस द रेडियस ऑफ दैट विल बी इक्वल टू r इक्वल टू mv अपॉन qb. सो गाइस, हियर यू कैन सी दैट. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पिच, v parallel into time period. Yes, v parallel into 2 pi m upon qb. So this is the time period. Okay, now the radius of the helix, actually here we are talking about the radius. As I have already told you that the perpendicular velocity component will be the region for this charge to move on the circular path. Okay, so that's why the radius of the helix will be equal to mv upon qb. Okay, v means perpendicular component upon qb. Always remember one thing, that the velocity component, this velocity can be given in any IIT JEE question. The velocity of the charged particle can be given in form of I and J. Velocity can be given in form of I and J. Now you will have to find out that which component will be perpendicular, that which component of the velocity will be perpendicular to the direction of magnetic field, because and first of all, so you cannot say that the J component will be perpendicular to the magnetic field. No, it is not necessary, because when you see, first of all you will have to see the magnetic field vector,
and then you will have to compare that the magnetic field vector and the velocity vector. Now if you have any doubt, then just draw the magnetic field vector and the velocity vector, and then find out that which component of velocity is perpendicular to the is perpendicular to the magnetic field. Okay, so in this way you can find out the perpendicular component. Okay, so सपोज दैट मान लीजिए अगर मैग्नेटिक फील्ड जे डायरेक्शन में दे रखी हुई, तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। और अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में दे रखी हुई, तो ऑब्वियसली तुम्हारा वो वाला कंपोनेंट जो वेलोसिटी का जे कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर ये चीज ऑलवेज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो हमने बताया ना, ये तुम्हारा बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग इन चीजों को निकालते हैं, ठीक है। सबसे मेन चीज तो यहाँ पर थी कि जो वेलोसिटी के जो दो कंपोनेंट निकल करके आते हैं, वेलोसिटी के जो दो कंपोनेंट निकल करके आते हैं, वो दोनों कंपोनेंट, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऐसे मूव करवाता है, ठीक है, एक कंपोनेंट ऐसे करके मूव करवाता है ना। और एक कंपोनेंट जो होता है ना, वो उसको सर्कुलर मोशन करवाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये हो गई है, चलिए ठीक है। तो ओके, दिस इज द ब्लैंक पेज एक्चुअली। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक आप लोगों के सामने है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, mass 9 into 10 to the power minus 31 kilogram and charge 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, moving at a speed of 3 into 10 to the power 7 meters per second in a magnetic field of 6 into 10 to the power minus 4 Tesla perpendicular to it. What is its frequency? Calculate its energy in kilo electron volt. Okay, kilo electron volt, guys. You know that 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joules. Okay, then obviously you can easily calculate the kilo electron volts, and then you will have to multiply by 1000 in electron volt, then you will get kilo electron volt. Okay, so tell me what will be the solution of this question. Okay, so I think this is the homework for you. Okay, so this is the homework for you. I will tell you the solution behind this, and this is very simple because you have been given the mass. Okay, you have been given mass, okay, you have been given charge, and you have been given velocity. Okay, so speed, and this is equal to 3. Yes, you have been given the speed also, as well as you have been given the magnetic field. Okay, you have been given the magnetic field also. Okay, perpendicular means the angle. Okay, so angle theta, this one is also given, and this is nothing but perpendicular. It means the angle is 90 degree. So everything has been given. Now you have to find out the frequency. Okay, so by using the formula of frequency nu, you can easily find out. I hope that, yes, obviously frequency is, suppose that the time period, if we calculate the time period, then obviously the time period, this will be equal to 2 pi r upon v. Okay, 2 pi r upon v. It means frequency, this will be equal to 1 upon t, and this will be equal to v upon 2 pi r, and we all know that R is equal to mv upon qv. Okay, so you can calculate the value of R from this formula because all the things have been given. Now put this value R into this formula, then you will get F. Okay, so this is the way you can calculate. Okay, calculate the energy in kilo electron volts. Yes, the energy, and this will be equal to half mv square. Okay, so this is the formula now. Okay,
So here you can see that the same formula have been used, and first of all the value of radius has been calculated by using formula mb upon qb, and then this radius have been written here. Actually here the frequency is mentioned by nu, we have mentioned it by f. Okay, so just put all these value and just find out the answer. Okay, is equal to half mv square, and this is the energy of an electron. Okay, so by putting all the values, we find out the value of, actually the value of kinetic energy of an electron comes out to be equal to 4 into 10 to the power minus 16 joules. We all know that 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joules. Then obviously how can we calculate the value of 1 kilo electron volts? Actually 1 kilo electron volts is, this is actually kilo means 10 to the power or multiplication of 10 to the power 3. Okay, then we find out that 1 kilo electron volt is equal to itna. So 1 joule equal to itna, 1 joule equal to this value of kilo electron volt, and then find out that this quantity in joules, how much equals to kilo electron volts. So this is very easy, and the answer comes out to be equal to 2.5 kilo electron volts. Okay, so guys, I understand that most of you have already grasped all these things I have discussed today, and tomorrow we will discuss some more concepts. Okay, so if you have any doubt, then please let me know. If you have any doubt, then please let me know. And these are the very good concepts, as well as these are very important. I'm sure that you will find many questions in IIT JEE Mains, as well as if these questions are made some difficult, just like by providing the values of velocity and magnetic field in form of I and J, then this problem just becomes as a problem of IIT JEE Advanced. Okay, so yes, combined motion of any charged particle in combined field. Combined field means where both the fields, electric as well as the magnetic fields, are present. Okay, so I will discuss this topic tomorrow in the morning. Okay, tomorrow in the morning or tomorrow at evening. Okay, so guys, this is the very important thing, and I will suggest you to just revise all those things I have explained it today. Okay, and so these are the very important topics, and I'm sure that you will get a lot of benefit from this kind of theory. Okay, just go and search some questions from your book, from your textbook, and try to solve them. Okay, and if you find any difficulty in theory concepts or in any question, then please let me know. Okay, so guys, tomorrow we will have another session. Till then, take care. Bye bye.